Hello everyone. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ITR 1 फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26. As we all know, for the assessment year 2025-26 के लिए ITR 1 जो है फॉर्म नोटिफाई हो चुका हुआ है और जल्दी ही हमारे पास जो है फॉर्म रिटर्न फाइल करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा. तो ITR 1 के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं जो कि ITR 1 को फाइल कर सकते हैं. तो सबसे पहले वही हम अगर बात करें कि ITR 1 मीन्स सैलरी के रिटर्न. तो ITR 1 एप्लीकेबल है उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी अर्निंग 50 लाख तक है. अगर 50 लाख तक की आपकी अर्निंग है, चाहे वो सैलरी से है, वन हाउस प्रॉपर्टी से है, अदर सोर्सेज से है, जैसे कि अदर सोर्सेज के अंदर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, अगर तो आपके पास ये एस्पेक्ट है तो उस केस में आप अपना ITR 1 जो है वो फाइल कर सकते हैं. वही अगर हम बात करें कि अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो ITR 1 में आप जा सकते हो. वही अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो उसके लिए आपका अनदर फॉर्म जो है वो यूज होगा. और कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो कि आपके लिए ITR 1 के अंदर नहीं जाएंगे, जैसे कि अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है. और वहीं अगर हम एक मेजर चेंज की बात करते हैं ITR 1 के अंदर जो कि आया कैपिटल गेन्स को लेके. कैपिटल गेन्स के अंदर अगर आपकी 1.25 लाख तक की अगर इनकम है तो इस बार आप उसके लिए ITR 1 में जा सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो उसके लिए आपको एज इट इज ITR 2 या अदर फॉर्म्स में ही आपको जाना पड़ेगा. की चेंजेस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. तो अगर हम बात करें कि ITR 1 के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, तो जब हम पहले रिपोर्ट करते थे ITR 1, जब हम पहले फाइल करते थे तो उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर इनकम देनी पड़ती थी. लेकिन न्यू रिपोर्टिंग के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर इनकम मस्ट बी रिपोर्टेड इफ एक्सीडिंग 5,000. अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 तक की आ रही है तो आपको रिपोर्ट करने की नीड नहीं है. लेकिन वही अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज्यादा आ रही है तो उस केस में आपको मैंडेटरली रिपोर्ट उसे करना है ITR 1 के अंदर. चैप्टर 6A की डिडक्शंस जो है पहले इकट्ठी वहां पे चली जाती थी और अभी क्या है, चैप्टर 6A की डिडक्शंस के लिए मोर डिटेल्ड वहां पे जैसे ATCA ATCCH मतलब वहां पे वो जो कॉलम्स है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको मिलेगी. जैसे आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको मिलेगा, वहां पे डिटेल्ड में आपको डिडक्शंस जो है वो देनी पड़ेंगी. ITR 1 के अंदर जो पुरानी रिपोर्टिंग थी उसके अंदर एग्जम्पशंस को लेकर अगर हम बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं था जहां पे आपको अपनी एग्जम्पशन दिखानी पड़ती थी. लेकिन वहीं अगर हम नए ITR 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर नए फील्ड्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं फॉर क्लेमिंग सर्टेन एग्जम्पशंस. कुछ एग्जम्पशंस लेने के लिए नए फील्ड्स को उन्होंने वहां पे एड अप कर दिया. जो मेजर चेंज आया है ITR 1 के अंदर दैट इज अबाउट द कैपिटल गेन्स. तो स्टार्टिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2025-26 फर्स्ट टाइम ही ये वाला हुआ है कि कैपिटल गेन से अगर आपकी इनकम आ रही है एंड दैट इज अंडर रुपीज 1.25 लाख, अगर आपके पास टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1.25 लाख तक का आया है और कोई भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है कैपिटल गेन्स के हेड में, तो उस केस में आप अपना कैपिटल गेन्स की इनकम जो है ITR 1 के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं. तो आपका कैपिटल गेन्स जो है वो अंडर सेक्शन किस में होना चाहिए, 112A मींस लिस्टेड इक्विटी शेयर्स. क्योंकि आपको पता है जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर आज की डेट में सबने अपना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है. तो जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए मेजरली क्या है, ITR 1 फाइल करो क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल्स आपकी ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती है, प्रीफिल डाटा आपको मिलता है, ITR 1 उसको चेक करो, फिल करो, भेजो. अब वही अगर सैलरी पर्सन की बात करते हैं कि उसने उससे इनकम हुई है कैपिटल गेन से, शेयर से भी, अब क्योंकि उसकी कैपिटल गेन्स की इनकम है तो उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है तो उसे जाना पड़ेगा ITR 2 के अंदर या फिर किसी और ITR के अंदर. तो उससे क्या है कि बाकी के जो ITRs हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं. वही ITR 1 जो है वो टैक्स पेयर जो है वो खुद से भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी के ITRs हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो खुद से फाइल करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए उसे प्रोफेशनल की ही हेल्प लेनी पड़ती है. तो उसके लिए उन्होंने इस बार मेनली जो हेल्प की है कि 1.25 लाख तक की अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है
और आपके पास कोई भी किसी भी तरह का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो है वो कैपिटल गेन्स के हेड में नहीं है, तो उस केस में आप अपना आईटीआर 1 फाइल करते हुए उसी में अपनी कैपिटल गेन्स की इनकम जो है वो दिखा सकते हो। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो है वो 1.25 से ज्यादा हुई है, ठीक है, लेट अस सपोज आपको एक साल के अंदर एलटीसीजी से जो इनकम हुई है वो 2 लाख की हुई है, तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, तब भी आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो है वो अंडर सेक्शन 112 ए मींस इक्विटी शेयर से नहीं होगी, किसी और एलटीसीजी से आपको इनकम आई है, तो उस केस में भी आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है। तो सिंपल से बात करें तो उन्होंने सैलरीड एम्प्लॉयज की अगर शेयर्स इनकम हो रही है और 1.25 लाख तक की एक साल के अंदर हुई है, तो उसकी प्रिविलेज उनको दे दी है कि आप आईटीआर 1 के अंदर डालो, भरो, भेजो। नेक्स्ट, फॉरेन एसेट इनकम डिस्क्लोजर्स। अगर कोई भी आपके पास फॉरेन एसेट है, मींस इंडिया के बाहर कोई आपके पास एसेट है या फिर इंडिया के बाहर से कोई इनकम आ रही है, तो उसको डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। तो आपके पास फॉरेन एसेट, इंडिया के बाहर कहीं पे भी आपने कोई एसेट खरीद रखा हुआ है या फिर अब्रोड से कोई भी इनकम आ रही है, तो मैंडेटरी है आपके लिए उसे रिपोर्ट करना और डिटेल्स रिक्वायर्ड। और ये वाले जो फॉर्म है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं फील्ड्स टू स्पेसिफाई फॉरेन इनकम टाइप्स, जुरिस्डिक्शन एंड एसेट वैल्यूज। तो आपके फॉरेन में जो भी एसेट है उसकी वैल्यू आपको वहां पे दिखानी है और उन एसेट से जो भी आपको इनकम जिस भी नेचर की आ रही है वहां पे आपको उसे स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं अपनी आईटीआई को फर्स्ट टाइम फाइल करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको अपने इनकम टैक्स की साइट के ऊपर जाकर ई पोर्टल की साइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना है। और अगर आप वहीं पर रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप अपना पैन नंबर डाल के लॉग इन करेंगे, पैन नंबर पासवर्ड डाल के वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आप अपना आईटीआर 1 जो है वो फिल करेंगे और मोस्ट ऑफ द फील्ड्स आप देखेंगे कि आपके पास प्री फिल डाटा आपके पास होके आ जाएगा। जितनी भी जनरल डिटेल्स है आपके पास सारे के सारे प्रीफिल होके आ जाएंगे, आपके बैंक डिटेल्स सब प्रीफिल होके आपको मिलेंगे। आपकी जो इनकम आई है फॉर्म 16 से उठ के आपके पास वहां पे वो भी आपको प्रीफिल होके मिलेगी और आपका कितना टैक्स बनता है और कितना आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपके पास वहां पे आ जाएंगे। बट फिर भी चाहे आपके पास प्रीफिल होके डाटा आता है, तभी हम आपको यही चीज सुजेस्ट करते हैं कि आप अपना फॉर्म 16 फॉर्म 26 एस सब अपने हाथ में रखो, एक बार क्रॉस चेक करो कि जो डिटेल्स आपके आईटीएफ 1 के अंदर प्रिफिल होके आई हैं, तो आपको सब डिटेल्स जो है वो चेक करनी है कि इनकम की डिटेल्स आपके करेक्ट है। वहां पे एडिट की ऑप्शन रहती है, इनकेस अगर तो वो सही है तो इट्स ओके। 90% केसेस के अंदर 90 या 99% केसेस के अंदर सही होती है। लेकिन कहीं अगर आपको लगता है कि आपके इनकम की डिटेल्स जो है वो कहीं से गलत है या वहां पे कम दिखाई गई है, आपको ज्यादा दिखानी है या ज्यादा दिखाई गई है, तो उस केस में आप उसे एडिट कर सकते हो। डिडक्शंस एग्जम्पशंस जो भी आपको डिटेल्स सब वहां पे चेक करनी है और कहीं आपको गलती लगती है तो आप उसे एडिट कर सकते हो। तो जो भी आपका प्रीफिल डाटा होके आया आपको उसे चेक करना है और चेक करने के बाद पूरा का पूरा फॉर्म जो है उसे आप वेरीफाई करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। और जैसे आप उसे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना होता है, ई वेरीफाई करना होता है। ई वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं, जो सबसे इजी है वो क्या है, आधार ओटीपी के साथ आप कर सकते हो। पहले तो होता था कि आपके पास कुछ मंथ्स का टाइम रहता था कि आप उसे ई वेरीफाई बाद में कर सकते हैं, बट आज की डेट में जब तक आपने रिटर्न फाइल करने के बाद आपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं किया, ई वेरीफाई करने की डेट रहती है 30 डेज के अंदर, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे आपने रिटर्न फाइल किया आप साथ के साथ उसे ई वेरीफाई करें, क्योंकि जब तक आप उसे ई वेरीफाई नहीं करेंगे आपके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी और सेकेंडली आपके रिटर्न जो है वो प्रोसेस नहीं होगी। और इनकेस अगर आपने भूल गए, अपने रिटर्न को वेरीफाई करना भूल गए, तब तो और दिक्कत है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस वहीं पे हम अगर बात करें तो एज यूजुअल आईटीआर 1 के लिए फॉर द असेसमेंट है 2025-26 के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। और अगर आप अपनी ड्यू डेट को क्रॉस करते हैं तो आपको पता है उसके लिए आपके पास पेनल्टी रहेगी। और रिवाइज रिटर्न जो है, रिटर्न को रिवाइज करने की आपके पास ऑप्शन रहती है। इनकेस अगर आपके कहीं पे भी दिक्कत हुई है, कहीं कोई एरर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उस केस में अगर आपने ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न दी हुई है तो आप उस केस में अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ITF 1 के अंदर वही अगर हम बात करें, ITF 1 के अंदर मेजरली आपके पास कौन कौन से अपडेट्स आए हैं। एक तो आपको फॉरेन एसेट जो भी है आपको वो डिस्क्लोज करना है। फॉरेन से इनकम कोई भी आपके पास आ रही है आपको उसे डिस्क्लोज करना है। यहाँ पर अगर आपने कोई डिडक्शंस लिए हैं तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A की जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको मिलेगा, डिटेल के अंदर आपको वहां पे डिडक्शंस जो है वो डालने हैं। जो सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको इक्विटी शेयर से आया अंडर सेक्शन 112A और डेट इज लिमिटेड टू 1.25 लैक्स तक, अगर आपके पास जो अमाउंट है वो 1.25 लैक्स तक का आपके पास अमाउंट आया है LTCGC, तो आप अपना ITF 1 के अंदर उसे डिस्क्लोजर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 1.25 लाख से ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज यही है कि अगर 1.25 लाख से ज्यादा है तो ITF 1 आपके लिए नहीं है, तो आपको नॉर्मल वे में जैसे हम पहले LTCG के रिटर्न जो फाइल करते थे उसी में जाना पड़ेगा। और अगर आपके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसके लिए भी ITF 1 नहीं है। लेकिन आपके लिए ईज है, आप अपनी सैलरी की रिटर्न भरेंगे वहां पे, सैलरी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर शेयर से 1.25 लाख तक का हुआ है, और अगर आपके कोई अदर सोर्सेज की इनकम है, अगर आपके यही चार हेड्स के अंदर इनकम है तो आप इजिली ITF 1 अपना फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें 1-to-1 पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।